जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है या मैं कहीं भी फंसता हूँ अपनी लाइफ में तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ। और उनके पास इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना प्रॉब्लम के कि मैं मेरी मेरी प्रॉब्लम को एकदम से दूर कर देते हैं। और आई होप आप ये शो देखोगे तो आपको भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस शो को एंड तक का जरूर देखना। हो गया बिल्कुल मस्त। रेडी। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ नया एक्सपीरियंस है, लाइक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। अच्छा, तो आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप और बताओ। सब? बस अच्छे, बढ़िया। सब बढ़िया। नाइस। आप ये बताओ कि मतलब जैसे जब आप यहाँ कॉलेज में आए थे तो आप इलेक्ट्रॉनिक में आपने एडमिशन लिया था, लेकिन उसे 1 साल के बाद आपने चेंज कर दिया और सीएस ले ली। आपने ऐसा क्यों किया? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों नहीं रहा, सीएस में क्यों आए? लाइक मैं जिधर से आता हूँ तो उधर ऐसा है माना जा रहा था कि, या फिर हर जगह ही माना जा रहा है आजकल तो, कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस ही होता है, दूसरा और कोई ब्रांच किसी को कुछ पता ही नहीं है। और पता भी है लेकिन जो हाइप एक बनी हुई है कंप्यूटर साइंस की, और नो डाउट ट्रेंड भी कंप्यूटर साइंस का ही है। लाइक लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, जो सिविल में हैं, वो भी कोडिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और तो सबको कंप्यूटर साइंस में ही आना है। तो मेरा भी ऐसा था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन लेना है, बट समहाउ कुछ कंडीशन की वजह से, मतलब लेट एडमिशन की वजह से कंप्यूटर साइंस ब्रांच फुल हो गई थी इस कॉलेज में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट खाली था। हिल में मिल रहा था मुझे एडमिशन, लेकिन मुझे हिल में जाना ही नहीं था। हालांकि वो अभी वो कह रहे थे कि 2+2 प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका 2 साल के बाद हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ लाइक मैंने कहा चलो जो भी मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल रहा है, और इसमें भी चांस है कि हम मूव कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आफ्टर 1 ईयर बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया। फिर मैं 1 साल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पढ़ाई करा, और भगवान की तरह से एकेडमिक्स मेरे अच्छे रहे। तो फिर 1 साल बाद मैंने कंप्यूटर साइंस के एचओडी सर को अप्रोच करा। काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी चैलेंजेस आए पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्यू में थे ऑलरेडी, और सबको कंप्यूटर साइंस में ही आना था। सर का कहना था कि सबको कंप्यूटर साइंस में ही आना है। सर के ऑफिस के बाहर एकदम लंबी लंबी लाइन है, ऑफिस से बाहर तक लाइन है लाइक तो सब पेरेंट्स के साथ। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, मैं अकेला ही था उस वक्त। और मैं सर को जाके बोला कि सर बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं। लाइक 1-2 बार तो सर ने मेरे को ऑफिस से भगा दिया, भागो यहाँ से, इतना भीड़ है, जो भी होगा ऑनलाइन आएगा, ईआरपी पे आप देखना, पोर्टल पे देखना। तो मैं तो डर गया पहले कि सर, हाँ, और नया नया कॉलेज भी आया था एट दैट टाइम। फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व करा कि पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको वो मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है कि उनको चांस मिल रहा है कि एचओडी सर बातें कर ले रहे हैं एटलीस्ट, जिनके साथ पेरेंट्स हैं, जिनके साथ बच्चे हैं उनके साथ तो कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स उस वक्त नहीं आ सकते थे, तो फिर मैंने ऑब्जर्व करा, सोचा क्या करूँ फिर मैंने एचओडी सर के ऑफिस में बिल्कुल एकदम गेट खोला कॉन्फिडेंस में और मैं जाते ही बोला सर को, लाइक सर देखो, सबके पेरेंट्स आए, मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते, आप ही मेरे पेरेंट्स हो आप ही मेरे पेरेंट्स हो सर, मैं नहीं जानता, मेरे को मेरा ब्रांच चेंज करवाना है, ये रहा मेरा रोल नंबर, ये रहा मेरा नेम, यूनिवर्सिटी आईडी, मेरा चेंज करवाओ। तो सर ने बोला कि ऐसे नहीं होता बेटा। तब सर थोड़ा सॉफ्ट हो गए मेरी बात सुनकर। तो सर ने बोला कि ऐसे नहीं होता बेटा, इसके लिए लाइक बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं और वहाँ पे इवेल्युएशन की जाती है, सबके परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, और उसके बेसिस पे जितने सीट होते हैं सिर्फ उतने बच्चों को, मतलब रैंकिंग के अकॉर्डिंग, होता है, उतने ही बच्चों को लाया जाता है। मैंने कहा सर देखो, मैं उस बोर्ड मेंबर तक नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे कोई जाएगा भी नहीं, वहाँ पे आप ही जाओगे, मेरी बात को वहीं पे आप ही रखोगे मैं नहीं जानता सर किसी को भी ग्राफिक मेरा बस कंप्यूटर साइंस में करवाओ। तो सर ने बोला ठीक है जा मैंने अपना वो डिटेल दे ही दिया था, चला गया। और 2-3 दिन बाद रिजल्ट आया ईआरपी पे ऑनलाइन, मैंने देखा तो मेरा कंप्यूटर साइंस में नाम आ चुका था।
तो मैंने कहा थैंक गॉड। फिर मैं सर को जाके मिला कि थैंक यू सर। मतलब इसमें सर का रोल सर का बहुत मेजर रोल था। लाइक लोग बातों में आ जाते हैं कि कंप्यूटर साइंस हो जाएगा 1 साल बाद, ये गलती होती है। अगर आप वो हो ना कि एकदम फोकस्ड हो कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही करनी है, तो आप फिर स्टार्टिंग से ही वो लेके चलो कि दूसरे ब्रांच में ना आ जाओ, क्योंकि इन सब केस आफ्टर सम टाइम नहीं हो पाया, फिर आपको उसी ब्रांच में मूव करना पड़ेगा। मतलब आगे 3 साल जो रेस्ट बच रहे हैं उसमें करनी पड़ेगी। और हो भी रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मूव नहीं हो रहा है, हो भी रहे हैं, बच्चे मूव हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं मूव, तो वो भी अपने ब्रांच में रह के कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। लाइक BSc वेब डेवलपमेंट अपना स्किल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज को सिर्फ स्किल चाहिए। उसके बेसिस पे वो अपना एग्जाम दे रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस से भी कुछ कुछ बच्चे बेटर कर जा रहे हैं दूसरे ब्रांच वाले। कंप्यूटर साइंस से भी मतलब लाइक जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो थोड़े कम पढ़ रहे हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं हमारा कोर्स है, हमें पढ़ना पड़ेगा वही चीज। तो कुछ लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं और उनको कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट से ही पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस को लेके, तभी वो पढ़ रहे हैं, और वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एट द एंड एज कम्पेयर टू हमारे ब्रांच के बच्चे हैं। और मतलब ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत डिफरेंस है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक तो बेसिकली कोर ब्रांच भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास गवर्नमेंट के रास्ते भी खुल रहे हैं। आप गवर्नमेंट जो कंप्यूटर साइंस में नहीं है, 99.9% चांस नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट में आपका जॉब लग जाए, आपको प्राइवेट सेक्टर में ही करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं और प्राइवेट में भी जा सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस में भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी परस्यू कर सकते हैं। तो उधर वेरियस ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये CS वाले कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा सकते? नहीं, कंप्यूटर साइंस जो बच्चा पढ़ा है, वो जो जिसने 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा सकता है। मतलब ये तो एकदम अलग ही केस हो जाएगा कि वो अगर गया तो उसको सर्किट्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत वास्ट काम हो जाएगा उसके लिए, दोनों चीज़ों को लेकर चलना। तो ये बहुत मुश्किल है। और मैंने कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंप्यूटर साइंस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं। उधर वाले इधर आते हैं नो डाउट, लेकिन उधर से नहीं जाते हैं। और आपका मतलब जब आप कॉलेज में आए तो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि अब आप 4th ईयर में हो, तो आपने 4 साल कॉलेज में बिता लिए। इन टर्म्स ऑफ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, या इन टर्म्स ऑफ मतलब कुछ भी आपके डेवलपमेंट में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कॉलेज में? कॉलेज में ऐसा रहा लाइक कि डेवलपमेंट तो मेरा क्लास 8 से शुरू हुआ था। आई थिंक क्लास 8 के पहले मैं थोड़ा नॉर्मल, क्लास 8 में मेरा थोड़ा सा डेवलपमेंट इन द सेंस कि अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेना, लोगों से मिलना जुलना और कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, 8th क्लास में थोड़ा बड़ा बेटर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वहाँ पे मैं 20% कह सकता हूँ कि मेरा कॉलेज में हुआ, क्योंकि मैं स्कूल ज़्यादा गया नहीं। क्लास 8 तक ही मैं स्कूल गया हूँ, उसके बाद रेगुलर क्लास। उसके बाद मैं 8 के बाद कभी स्कूल नहीं गया, मैं सीधे कॉलेज आया हूँ। कॉलेज में भी 4 साल आपने क्या किया है? 4 साल मैंने मतलब ऑनलाइन पढ़ा है। ऑनलाइन शिफ्ट किया था? ऑनलाइन में शिफ्ट करा था, और हमें सिर्फ एग्जाम देने जाने होते थे लास्ट में साल के, बस मिड वीड भी नहीं देने की कुछ खास जरूरत होती थी। तो मैंने 4 साल सिर्फ घर पे रहा है और एग्जाम की प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया, बस। उसके बाद मैं सीधे कॉलेज आया। कॉलेज में भी जो हमारा बैच था 2020 to 24 वाला, उसमें कोविड ईयर था वो, तो फर्स्ट के 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर तक तो वर्क मतलब होम पे ही था, ऑनलाइन ही कॉलेज था। उसके बाद हम लोगों को कॉलेज आके स्टार्ट हुआ, इधर कॉलेज ऑफलाइन शुरू हुआ। हाँ, 3rd सेमेस्टर के बाद से 4th सेमेस्टर से ऐसा था। तो यहाँ का मतलब हाँ, तो हम डेवलपमेंट पे थे, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो मेरे अभी तक जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो मैं लाइक जितने भी मेरे घर पे थे वो 20% दूंगा, रेस्ट घर पे नहीं दूंगा। मतलब स्कूल लाइफ में 20% डेवलपमेंट, और जो रेस्ट जितने भी 80% है वो कॉलेज में ही आके हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे हर एटमॉस्फेयर के बच्चे थे, हर जगह के बच्चे
यहाँ पे हैं अवेलेबल, हर जगह से एडमिशन्स हैं बच्चों के। तो यहाँ पे हम अलग अलग लोगों से मिले, उनसे बातें की, तो अलग अलग तरह के लोगों को जाना, हम भी थोड़ा ग्रो हुए, बच्चे हुए, अभी जो स्कूल लाइफ से निकले थे। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कॉलेज में आके बहुत अच्छा हुआ। मतलब नेटवर्क बना, आप नेटवर्क बना, उनसे मिले और आपका डेवलपमेंट होता रहा यहाँ पे। और मतलब जैसे कि यह है कि कॉलेज में कुछ ऐसी चीज हुई हो जिसने आपकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज कर दी हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, कुछ ऐसी चीज या कोई एक ऐसी बात या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसने आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी हो? हुई हैं, 2-3 हुई हैं, छोटे बड़े मिला के। नेगेटिव कुछ नहीं हुआ है अभी तक, नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है, सब अच्छा पॉजिटिव ही हुआ है। वाहिगुरु की कृपा हाँ, से। कृपा जी से अभी तक नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ। पॉजिटिव थिंग्स में एक दो चीजें ऐसी हैं कि मैं एक दो ऐसे लोगों से मिला यहाँ पे आके, ऐसे फैकल्टी से जुड़ा, ऐसे सीनियर से जुड़ा, जिन्होंने रियली जो मेरा एकेडमिक्स जा रहा था उस चीज को बिल्कुल ही ग्रो कर दिया, सडन ग्राफ ग्रो कर दी। और वो मेरे मेंटर डॉक्टर प्रदीप सिंह सर हैं, और अंबर सर से ही हैं, अमृतसर पंजाब से, और बाबा जी की घर से ही बिल्कुल। तो उनसे मैं मिला, उनसे मैं 4th या 5th सेमेस्टर में मिला, पहले तो नहीं मिल पाया था क्योंकि पहले हमारा जब हम आते थे तो वो शायद वहाँ उन्होंने ज्वाइन ही लेट सा करा था, वो मेरे कॉलेज के एडमिशन के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है कॉलेज में। मतलब कॉलेज में हाँ। उनके बाद। और मैं थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, लाइक पंगड़ा वगैरह में। अच्छा, मतलब हाँ, आपने पंगड़ा भी किया है? हाँ, पंगड़ा एक मेरी टीम भी है द पंगड़ा हब करके, आपने तो जो बिल्ड की है। हाँ, हम मैंने हरमन ने, दो लोगों ने मिल के द TBH बनाया है। और तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इधर CSIT में, तो सर की जब Day 1 ज्वाइनिंग थी, जब वो इंटरव्यू देने अपना कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने मेरे को देखा था पंगड़ा करते हुए, तो वो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई Day 1 पे। हाँ, Day 1 में, तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और वो अपने बेटे के साथ शेयर कर रहे थे। लाइक वो अब मुझे बताते हैं ये सारी बात, इसलिए मुझे पता है कि वो अपने बेटे के साथ शेयर कर रहे थे कि देखो जो पंजाब वाला एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे भी है, देहरादून में भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो वो शेयर कर रहे थे। फिर उन्होंने उनको कुछ फेयरवेल में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था इवेंट का, तो उनको ड्यूटी दी गई थी कि आपको जी पंगड़ा करवाना है। तो उन्होंने मुझे रीच किया, पहले एकेडमिक की वजह से नहीं मिले अच्छा, मतलब पंगड़ा इवेंट की वजह से मिले। हाँ, पहले हम इवेंट की वजह से मिले, तो उन्होंने मुझे रीच आउट करा कि मान एक टीम बनानी है, ऐसी मेरे को वो मिली, एक टीम बनाना है। मैं कहा सर हो जाएगा, टीम भी बन जाएगी, कोरियो भी हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी हो जाएगी। और वही हुआ, लास्ट एट द एंड मैंने एक टीम बनाई और थोड़े बहुत मुझे यूनिवर्सिटी से भी बच्चे शॉर्टलिस्ट करके दिए गए थे, उनकी एक टीम बनी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो सर ने मेरे को ऐसे अप्रोच किया, तो वो जो मेंटर है ना मेरे लाइफ में, उसके बाद मेरे हर चीज़ के मेंटर वही हैं आज तक। मैंने जो इंटर्नशिप होता है, जो हमारा 45 डेज कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है आफ्टर 7 सेमेस्टर, मैं वो भी उनके अंडर किया। पब्लिकेशन जितने भी आए उन्हीं की वजह से आए मेरे, और पेटेंट जितनी भी मेरे लाइफ एकेडमिक में, मेरे रिज्यूमे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे पब्लिकेशंस, सारा कुछ उन्हीं के वजह से है, उन्हीं के गाइडेंस से है। हम मतलब एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की बात की थी मैंने, तो उस डेवलपमेंट में आपके मेंटर का बहुत मेरे मेंटर का 90% रोल है। 90% रोल रहा है। 10% मेरा है, मेरे मेंटर का 90% है। और उसके बाद भी मुझे एक दो सीनियर्स ऐसे मिले, उन्हीं के अंडर में एक काम कर रहे थे मेरे सीनियर्स। जब मैं बीटेक जब मैं कर रहा हूँ तो वो एमटेक कर रहे थे, करेंटली वो फैकल्टी बन गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी बन गए। और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड करी, काफ़ी चीज़ें समझाई। सर तो हमेशा टाइम नहीं दे सकते थे, उनके पास क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो सर ने मेरे को नवनीत भैया से मिलाया और उस वक्त उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड करा। फोन पे रातों रात समझाते रहे कि काम ऐसे करते हैं। काफ़ी मतलब उनसे भी सीखा मैंने, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। तो मतलब जैसे आप रिसर्च फील्ड में भी आए उसके बाद आप, तो कहीं ना कहीं हाथ आपके सर का रहा है? पूरा ही हाथ सर का रहा है। तो मतलब जैसे आप रिसर्च फील्ड में आए तो आपने क्या सीखा वहां पर आके? रिसर्च फील्ड में मैंने एक दो चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं
कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर का तो अभी छोड़ देते हैं, पहले हम हार्डवेयर की देखते हैं। हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्री बिल्ट कंपोनेंट्स हैं उसको उठा रहे हैं, उसको असेंबल कर दे रहे हैं और प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं हुआ हमारा, इसमें हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं आई, वो चीजें ऑलरेडी प्री बिल्ट थी, हमने बस उठाया। और जैसे जूस होता है, जैसे हम जूस मिक्स फ्रूट जूस का एग्जांपल लें कि आम का जूस लिया, संतरे का जूस लिया, केले का शेक लिया, सबको एक में मिला के और दे दिया कि ये लो जी एक नया जूस। तो ये चीज रिसर्च में क्या होती है, रिसर्च में हम कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फर्दर कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें जो छोटे छोटी चीजें लगी हुई हैं वो हमारी काम की है कि नहीं, जो एक्स्ट्रा है उनको निकाल दो, ताकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाएंगी, तो हम उस चीज को रिमूव कर देते हैं। तो जो हम मतलब डीप डाइव कहते हैं ना जिसको, कि किसी भी चीज की डीप डाइव में जाना, तो रिसर्च में एक वो चीज मैंने सीखी। दूसरी चीज मैंने सीखी कि किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि रिसर्च आप बेसिकली डॉक्यूमेंट करके ही प्रेजेंट करोगे, आगे दोगे किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं भी। जैसे इसका कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं आप? मतलब जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे लिख के प्रेजेंट कर रहे हैं। लिख के प्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो अगर कोई जनरल बंदा होगा तो वो क्या करेगा कि सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखेगा, 40 लाइन 30 लाइन जो भी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखेगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसे काम करता है, मेरे प्रोजेक्ट में ये लगा है, मेरे प्रोजेक्ट में वो लगा है, मेरे प्रोजेक्ट में ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है, ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही है, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे रन कर रहा है, ऐसे इनपुट ले रहा है, ऐसे प्रोसेसिंग कर रहा है, ऐसे आउटपुट दे रहा है। लेकिन रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में हमारा थोड़ा सा ना तरीका और डिफरेंट होता है। इस तरीके से ये चीजें रहती है, नो डाउट, मेन तो यही चीजें हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली पहले ये डालते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जनरली हमने क्या एनवायरनमेंट में या फिर क्या हमने ऑब्जर्व करा प्रॉब्लम, उसका अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, जितने भी अभी तक रिसर्च में एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, हम वो बताते हैं। फिर सेकेंड नंबर, फिर हम थर्ड नंबर अपना अप्रोच बताते हैं कि हमने ये करा, आपने क्या बिल्ड किया नया, और उसके बाद हम उस चीज की कंक्लूजन बताते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस, हमारा प्रोजेक्ट इससे ऐसे सुपीरियर है। तो वहां पे ना कंपैरेटिव वाली चीज आती है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, एग्जिस्टेंस मॉडल से भी, प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट से भी कंपैरिजन कर रहे हो, तो हर तरीके की चीजों को आप एक जगह कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल आपका उस चीज पे कमांड आता है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि जितना भी मैंने रिसर्च किया इस चीज से ये सीखा है कि ये बहुत एक मेजर एडवांटेज है कि डॉक्यूमेंटेशंस में एक जगह सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग मॉडल क्या है, हमारा मॉडल कैसे बेटर है, और इस चीज को डॉक्यूमेंट करना, तरीके से कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं कि दूसरे पढ़ पाए, हर कोई कैसे पढ़ पाए। तो ये मतलब चीज दूसरे के लिए सिंपल कर देना अपनी बात को। हाँ, दूसरे के लिए अपनी बात को सिंपल में, क्योंकि आप जीनियस हो, आपने रिसर्च करी, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक किसी आम इंसान को वो चीज समझ में आ जाए। हर किसी को तो स्टेट ऑफ माइंड उतना सेम लेवल पे नहीं है, तो उस चीज को है ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया गया कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, और वो फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल है हर किसी को, तो इस चीज को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और जैसे कि आपने अभी, आप 4th ईयर में आ गए हो, तो नंबर ऑफ अमाउंट आपने रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिक कर दिए हैं। हाँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में आ रहा है और वो बीटेक में ही, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन में अपने रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर रहा है, तो कॉलेज के एंड में जाता जाता वो नंबर अमाउंट ऑफ रिसर्च पेपर लिख देता है, तो उसे क्या प्लेसमेंट में और क्या हायर स्टडीज में क्या बेनिफिट होगा उसे? रिसर्च करने से टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लेसमेंट में कुछ खास इफेक्ट नहीं है। रिसर्च जो भी रिक्रूटर्स कंपनी है देखेंगी जरूर, मे बी वो अपने पॉइंट्स भी बना के रखी हों कि हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे रिसर्च पे, लेकिन वो उसकी ग्रेडिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मेजर तो प्रोजेक्ट होते हैं और आपका स्किल्स होते हैं, टीसी वगैरह। रिसर्च का बेसिकली ये है कि आपको हायर स्टडी में सबसे ज़्यादा होगा कि अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है,
या फिर किसी, जैसे कि आज ही में एक, ये आज की बात है, मैं किसी से मिला, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है आईआईटी से, तो वो मुझे बता रहे थे कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के रिसर्च हैं और आपने लाइक एमटेक कर लिया है, तो एमटेक के लिए तो आपको गेट की जरूरत है ही। गेट में आपको 3 डिजिट में नंबर चाहिए, तब आप एमटेक में अच्छे कॉलेज में जाओगे। लेकिन अगर आपको फर्दर एमटेक के बाद पीएचडी करनी है, तो और अगर आपके पास बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी आईआईटी के प्रोफेसर्स को अप्रोच करके और आप इजीली उनके अंडर में पीएचडी परस्यू करना शुरू कर सकते हो। लाइक गेट उस वक्त भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त नंबर मैटर नहीं करेगा। लाइक 3 डिजिट 1000 तक में भी आपका ऑल इंडिया रैंक आता है गेट में, तो चलेगा, अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च और अच्छे क्वालिटी के एमटेक में किया हुआ है तो। अब हम फर्दर बात करते हैं कि आपने बोला बीटेक से क्या फायदा है। बीटेक से ये फायदा है कि आपको अगर किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन्स के लिए अप्रोच करने हैं, तो जब आप इनिशियल लेवल पे मेल करोगे उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कंट्री के, तो वो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। वो आपको प्रायोरिटी नो डाउट पहले देंगे एज कम्पेयर टू कि अगर किसी बच्चे ने नॉन रिसर्च बैकग्राउंड से सेम फाइल करी है और आपने भी एप्लीकेशन फाइल करी है, तो आपकी चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात जॉब में है कि जॉब में होता है R&D डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे फ्रेशर्स के लिए नहीं होते हैं। 95% ऑफ द कंपनीज में फ्रेशर्स के लिए R&D डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ओपनिंग नहीं आती है, किसी किसी में आती है, सैमसंग वगैरह में। तो उसमें जब आप कुछ दिन काम कर लोगे ना इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और फिर अगर आप इस R&D डिपार्टमेंट में मूव करना चाहोगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ बेनिफिशियल्स होगी। इनिशियल लेवल पे बीटेक के लिए तो ये नहीं है। और अगर मतलब जैसे कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कौन से टूल्स बेस्ट रहेंगे रिसर्च के लिए, मतलब जिससे उसका काम मतलब आसान हो जाए, और क्या क्या चीज उसे नहीं करनी चाहिए और किन चीजों पे उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है जस्ट अभी, मुझे किसी भी फील्ड में हो चाहे। हाँ, किसी भी फील्ड में अगर किसी बच्चे को इनिशियल लेवल पे रिसर्च में आना है, तो सबसे पहले जरूरी है एक गुड मेंटर। ये मैंने आज तक जितने लोगों को भी गाइड करा है रिसर्च में, तो उनको यही बात बताया हूँ डे 1 में, और सबसे मेरी पहली बात यही रहती है कि आप सबसे पहले, अगर आप रिसर्च फील्ड में आना है, तो सबसे पहले आप एक अच्छा मेंटर चूज करो। आप रिसर्च से भी ज़्यादा दिमाग लगा के पूरा एनालाइज करो कि मेरी जो मेरी जो जैसा भी मेरा बिहेवियर है, मेरी किसके साथ ज़्यादा बन रही है कॉलेज में, किस फैकल्टी के साथ सबसे ज़्यादा किसके साथ बन रही है। दूसरी बात कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हो, किसी एक फील्ड में ही करो। ऐसा नहीं कि आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह किया, कल आईओटी में कर रहे हो। हालांकि ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके आईओटी विथ एआई होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में डीप डाइव जाना है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक फ्रेमवर्क में कर रहे हो, तो उसी फील्ड में करते रहो, ना कि आप किसी दूसरे प्रोफाइल बदल दे रहे हो। तो ऐसे बेनिफिशियल नहीं होता। फिर ना जब आप दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कि आज इस पे रिसर्च कर रहा था, कल उस पे। तो ऐसे फोकस नहीं बनता। बेस आप बिल्कुल एक फील्ड में रिसर्च करो, और सबसे पहले तो आप एक मेंटर चुनो, और वो मेंटर जो है वो आपके फील्ड से ही रिलेटेड होने चाहिए जिसमें आपको रिसर्च करना है। लाइक आपको जिस फील्ड में जाना है, आपके मेंटर्स का भी प्रोफाइल उसी फील्ड में होना चाहिए। टीचर्स के भी प्रोफाइल होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं कि ये आईओटीज के एक्सपर्ट हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, ये डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, ये जावा के एक्सपर्ट हैं। तो टीचर्स आप ऐसा चुनो कि जिनके साथ आपकी अच्छी बन रही हो, आपके फील्ड के हो। और 2 टीचर्स कभी मत लो रिसर्च में, एक ही हमेशा। आपको थ्रू आउट जो 4 साल की बीटेक जर्नी है, जब से भी आप शुरू कर रहे हो, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, आपको थ्रू आउट उन्हीं के साथ जाना है। और जैसे जैसे वो बताएं, मतलब वो जो कह रहे हैं उनको एकदम प्रॉपर इनिशियल लेवल पे तो उनकी बातों पे ही सिर्फ फोकस करना है कि वो क्या कह रहे हैं। उनको एक गुड लिसनर बनना है। सबसे पहले एक गुड लिसनर बनना है, और उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनना है कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये एकदम बेसिकली बिल्कुल ही अलग फील्ड है रिसर्च का। इसमें बातें बताई जाती हैं तो हमें कुछ और समझ में आ जाती है कि इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना है, ये चीज़ ऐसे है, लेकिन वो सर कुछ और बताना चाह रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ
मुझे इनिशियल लेवल पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सर क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में? सर कुछ और समझा के गए, उनको भी लगा कि वो बच्चा समझ गया, लेकिन मेरे को उस चीज को ऐसे समझ नहीं आया, मैं किसी और तरीके से वो चीजें समझ गया। तो आप फोकस करो कि सर किस तरीके से उस चीज को कहना चाह रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। और मैंने भी थोड़ी गलतियां करी हैं स्टार्टिंग लेवल में, लेकिन हाँ मेरे स्टार्टिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो आप अपना, क्या रहा रिसर्च का? स्टार्टिंग में ऐसे रहा कि सर ने जब पहली बार मेरे को इंटरेक्ट करा रिसर्च के लिए, तो उस वक्त काफ़ी बच्चे और भी थे, मतलब हम 5-7 लोगों की टीम गई थी एक साथ चीज़ें समझने। और सर ने अपनी बातें समझाई अच्छे से कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें समझाई थी। सारे बच्चे समझ गए, ये सर करके आ गए। फिर जब हम काम करने बैठे हमें पता ही नहीं चल रहा कि सर ने क्या समझाया था उस वक्त। और फिर मैंने सर को कॉल करा कि सर मेरे को आपकी वो जो आपने बताया था क्या दोबारा बता सकते हैं। फिर सर ने मेरे को अकेले बुलाया अपने ऑफिस में विथ कंपोनेंट्स, बोले कि अपना लैपटॉप कंपोनेंट सब कुछ लेके आ, सारी चीज़ें लेके आ ऑफिस में। और मैं ये कहूँगा कि वही मेरे डे 1 था। मैं उसको डे 1 नहीं मानता, मैं उस दिन को डे 1 मानता हूँ जिस दिन मेरे को सर ने अपने ऑफिस में बुलाया था और सारी चीज़ें असेंबल करी अपने हाथों से, लोड करी और एक एक चीज़ समझाया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये काम कैसे करा जाता है इस चीज़ में और इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। और जैसे आपने अभी एक बात की थी कि मेंटर की बात की थी आपने अभी, और मतलब क्या ये अगर हमारी लाइफ में भी एक मेंटर हो तो क्या हमारी लाइफ और ज़्यादा बेहतर बन सकती है? बिल्कुल, ये तो मतलब हर किसी का है कि बिना गुरु के बिन ज्ञान नहीं, ऐसी एक लाइन है ना जैसे। तो ये चीज़ें तो हैं कि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाता है, अगर आप किसी एक अच्छे मेंटर को ढूंढ लेते हो तो आपकी लाइफ श्योर शॉट चेंज होती ही होती है और आपका बिल्कुल टर्निंग फेज आ जाता है लाइफ में, आप एकदम सडन ग्रो कर जाते हो अगर मेंटर बहुत अच्छा है और आप मेंटर के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट और डेडिकेटेड हो कि जो वो कह रहे हैं आप कर रहे हो और वो भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और मिले हैं ऐसे मेंटर, होते हैं, रियली में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। क्या मेंटर मिलना आसान है या मुश्किल है? ये थोड़ा चैलेंजिंग है, मेंटर मिलना आसान है या मुश्किल है। मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ढूंढने में टाइम लग जाता है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में। कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं कि पहले उनको लगता है कि मेरी इनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, फिर आगे जाके मैंने देखे एग्जांपल्स ऐसे कि पहले उनको लगा कि मेरी इनके साथ, इन सर के साथ, इस मैम के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, आगे जाके उन्हें ऐसा हुआ कि मेंटर चेंज करने पड़ा प्रोजेक्ट में या फिर रिसर्च में, वो चेंज कर रहे हैं, फिर बाद में एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि सर मैं इन सर के साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो टाइम करता है। जैसे मैंने आपको देखा है, मतलब काफी समय से देख रहा था मैं, और मैंने आपको देखा है कि आप जो भी काम लेते हो उसे, चाहे कुछ भी चीज, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उस काम को बिल्कुल खत्म ही करके रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आती है इस तरीके? क्योंकि आज के टाइम और आज के यूथ में इस तरीके की डेडिकेशन अभी तक नहीं है कि अगर वो कुछ चीज पकड़ता है तो उसे बिल्कुल ही खत्म करके रखता है। हाँ, 50% या 60% तो नहीं है, 40% है जो ऐसा करते हैं, लेकिन 60% आज के यूथ ऐसे है जो बिल्कुल नहीं, ऐसे जो भी काम पकड़ रहे हैं उसे बिल्कुल ही खत्म करके बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप जो भी काम पकड़ते हो उसे एंड तक का ही लेके जाते हो बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मोटिवेशन, ये कैसे करते हो आप, तो कहाँ से आता है? ये बेसिकली मोटिवेशन या डेडिकेशन या फिर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है जो आप बता रहे हो कि यूथ जो भी आजकल पकड़ रहा है उसको लेके वो श्योर शॉट नहीं रहता और वो आगे जाके उसको छोड़ दे रहा है। तो ये चीज़ें होती है ना, इसमें बेसिकली ये फैक्टर आ रहा है कि यूथ अपने इंटरेस्ट से वो चीज़ पकड़ रहा है या किसी का देख के पकड़ रहा है। दैट इज मेन की पॉइंट हियर, कि कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि आज वो बंदा वो काम कर रहा है,
यार ये तो इतना ग्रो कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, तो मैं भी क्यों ना वो करूं। और इसके पीछे वो जो जिस प्रोजेक्ट पे 2 महीने से काम कर रहा है उस चीज को वो छोड़ दे रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब तो आपको आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप जो चीज कर रहे हो वो आपकी इंटरेस्ट की है चीज, या आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस होते हो। मैं जो भी काम करता हूँ, लाइक जो भी काम लेता हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट से लेता हूँ कि क्या उस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं आज कोई भी कोर्स करता हूँ या कोई भी चीज पढ़ता हूँ या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो किसी का प्रोजेक्ट देख के नहीं करता या फिर कोर्स देख के नहीं करता कि मेरे फ्रेंड ये कोर्स कर रहे हैं तो इस कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, लाइक ये कंपनी वो क्रैक कर दे रहे हैं। तो वो चीज मैंने अभी तक नहीं करा है। अगर वो अच्छा प्रोसेस भी है, नो डाउट कि वही प्रोसेस है कि वो चीज आप करोगे तभी कंपनी में जाओगे, तो भी मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ। मेरे को जो करना है कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मेरे को इस चीज में बिलीव है कि मैं इस चीज को बहुत स्केल अप कर सकता हूँ। लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं इंडिया को बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। इस चीज में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अपने कंट्री के जो ग्राफ हैं जो इस चीज में बेसिकली नॉर्थ साइड साउथ साइड में है, लेकिन नॉर्थ साइड में ये चीज बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंट्री को स्केल अप, एक मेरा मिनी मेजर या मिनी जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो इस चीज में हो। तो मैं दूसरे को नहीं देख रहा अभी। मतलब आप हाँ, वो काम करते हो जो आपका इनर मेरा जो इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट और Interest इनर है। इंटेंशन कहती है हाँ, आपकी अंदर कि की। हाँ मेरे को यही करना है। तो यही कारण है आपका कि आप हाँ, काम जो भी जो भी पकड़े। लेता हूँ मैं एंड तक उसको कर रहा हूँ। हम एक दिन बात कर रहे थे, आपको पता होगा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से अलग रखे और किस तरीके से बैलेंस करें। मतलब उस चीज के बारे में थोड़ा, हाँ, इस एक चीज को हुआ थोड़ा था कि एक्सप्लेन करके बताइए। एक्सप्लेन करके, हाँ देखो क्या होता है ना, एक होता है पर्सनल लाइफ, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ जो होती है ना वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है, बर्थ टू टिल डेथ। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ क्या है ना, प्रोफेशनल लाइफ में आपको ब्लॉक्स मिलेंगे छोटे छोटे, कि आपकी स्कूलिंग हुई, फिर आपकी प्रिपरेशन हुई, जी, फिर आप कॉलेज में आए, फिर आप किसी ए कंपनी में गए, फिर आप किसी बी कंपनी में गए, फिर आपने कोई कंपनी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया आफ्टर सम टाइम्स स्पेंड इन आईटी सेक्टर या फिर जॉब सेक्टर, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आप देखो कितने सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं। लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो आपके मम्मी पापा हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो थ्रू आउट चल रहे हैं। तो इस चीज को इसलिए अलग रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अगर एक साथ जोड़ देंगे ना, तो इंसान हर तरीके के नहीं मिलते हैं लाइफ में। कोई नो डाउट बहुत अच्छा मिलेगा, कोई नो डाउट बहुत बुरा मिलेगा। तो वो ना हिट करने पे आ जाते हैं, मतलब कि अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई तो वो फिर दूसरे, हाँ वो दूसरे लाइफ में आने लग जाते हैं कि इनके तो घर वाले भी ऐसे हैं, लाइक ऐसे होता है। तो मेरा ये मानना है, इसीलिए मैं बेसिकली ज़्यादा अपने घर का और कुछ भी पोस्ट वोस्ट नहीं करता है लाइक। तो मैं इसीलिए, और एक ना बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे क्या सबसे बेस्ट सिंगर है पंजाबी इंडस्ट्री के, दिलजीत दोसांझ, जिनका मैं बहुत फैन हूँ। और उनसे मैंने ये बात सीखी थी, ये जो लाइन है ना बेसिकली उनकी है, मेरी नहीं है। वो जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे ना, तो कुछ हो गया था उनके साथ, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा है। जब वो एकदम बिल्कुल बिगिनर थे, 1.5 या 2 साल इंडस्ट्री में उनका आना हुआ था, तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी उनके साथ, उनके गानों को लेकर या फिर कुछ एक्टिविटीज को लेकर जो एकदम माइन्यूट थी, जिसपे उनके घर पे अटैक हो गया था। पंजाब में उनके घर पे अटैक कर दिया था लोगों ने, पत्थर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया था। और उसी दिन उस बंदे ने ये डिसाइड करा था कि आज के बाद कोई भी वो अपने फादर मदर और फैमिली को वो अपने पोस्ट पे या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसिंग लाइफ में वो नहीं लाएंगे। वो उनके बैकग्राउंड में है और वो जो कर रहे हैं वो सबके लिए है, जनता के लिए, सिर्फ वो हैं। तो ये लाइन मैंने उन्हीं से सीखी थी बेसिकली। और उसके बाद आज तक देखो, आज वो कितना ग्रो, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज जिस लेवल पे वो है अभी तक कोई उस लेवल पे जा पाया है। नहीं वो नेक्स्ट लेवल पे है अभी नेक्स्ट तक लेवल। बहुत। तो ये लाइन बेसिकली मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था, सीखा था। मतलब जैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने से क्या हमारे जो काम है या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। आप
इमोशनल उसमें नहीं आते हो, इमोशनल चैलेंजेस से आप बचोगे, तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब सारा फोकस हमारा सारा फोकस काम पे रहेगा, तो मतलब हो जाता है ना कि अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में ला दिया वो चीज़, तो उतना फोकस नहीं हो पाते आप। इसीलिए मैंने उसी चीज़ को थोड़ा सा सीरियसनेस लेके चला है, लाइक इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे पहले भी बोला था कि हम उस चीज़ को दूर रखेंगे और ना, सिर्फ हम प्रोफेशनल लेवल पे ये बातें बात आई करेंगे। थी, हाँ। ये बात आई थी। फिर मैं मतलब मैंने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी देखा था, वहां पर आपके पेटेंट भी होने वाले हैं अभी, तो थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए, मतलब किस तरीके के आप पेटेंट करा रहे हो। मतलब अभी बीटेक का फाइनल ईयर भी नहीं हुआ और आपके नाम से पेटेंट होने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। बड़ी बात तो नहीं है, लोग भी करा रहे हैं, ऐसे नहीं है। और पेटेंट फाइल होने वाले हैं, मैंने डाला हुआ है डिपार्टमेंट में। तो अभी तो हम बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि वो हाँ अभी ना प्रोसेस चल रहा है, तो ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ। लाइक जो मेरा दूसरा पेटेंट है, वो बेसिकली मैंने एक हार्ट पेशेंट के लिए ही सिर्फ बनाया है। वो एक बैंड है जो जिसको हार्ट पेशेंट है जैसे, तो जिसकी 1-2 बार अटैक आ चुकी है, या फिर चांसेस हैं कि मतलब जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, जैसे जिनके ब्लॉकेज होते हैं, उन्हीं के लिए है बेसिकली वो बैंड। और उसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। जैसे लाइक अगर हम इस वॉच को देखें, इसमें भी हार्ट रेट सेंसर हार्ट है। रेट हाँ, सेंसर इसमें भी नो डाउट बहुत अच्छे से बताता है, एक्यूरेट बताता है। लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ है कि आप कितना डिले पे, आपका कितना नोटिफिकेशन, आप कितना डिले पे मेजर कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें को उसमें थोड़ी ऑप्टिमाइज की गई है। और वो उसकी जो एल्गोरिदम्स हैं, वो थोड़ा एकदम रैंडम तरीके से रीडिंग्स ले रहा है और कंपेयर कर रहा है अपने पुराने डेटा को। तो उस चीज़ पे है वो पहला पेटेंट। और इस तरीके करके मैंने बेसिकली उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करा है, एक सस्ता, क्योंकि हर कोई बंदा ईसीजी लेके नहीं घूम सकता हर जगह। तो और वो एकदम पेशेंट जो होते हैं, उनको एकदम हर सेकंड की डिटेल चाहिए होती है, तो उसके ही लिए वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड है। तो एक तो बेसिकली पहला पेटेंट मेरा ये, दूसरा ये था। पहला मेरा रोबोट से रिलेटेड है, रोबोटिक्स फील्ड से। उसमें बेसिकली हम एक ह्यूमनॉइड शेप रोबोट बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक यंग गर्ल्स के शेप में होगा, और वो इंटरेक्ट करेंगी और जो भी उनसे बात करेगा, और कोई भी अगर उनके 50 सेंटीमीटर के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे हमारे इंडियन कल्चर में नमस्ते बोल के और हाथ जोड़ के होता है, तो वो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड की गई है, इंटरेक्शन वाला है ही। फर्दर हम उसको कहीं भी जगह से उसको किसी भी वेब के थ्रू कंट्रोल करके उसको मूवमेंट करा सकते किधर हैं। भी उसे हाँ, ले उसे जा मूव करा सकते हैं, ताकि उसका लोकोमोटिव फीचर्स भी बेटर रहे। इसीलिए ये बस। तो मतलब आप तो मतलब सीएस के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हो, तो आप रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट है आप? रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। रोबोटिक्स में ये मेरा 80% इंटरेस्ट है। कंप्यूटर साइंस में मेरा सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही भी है, उसमें ऐड होते हैं लाइक एआई जो होते हैं, और हर चीज़ कोड से ही है उसमें। जो भी ऑटोमेशंस होते हैं उसकी कोडिंग ही होती है। तो ऐसी बात नहीं कि उसमें कंप्यूटर साइंस यूज़ नहीं हो रहा है। वो एक मैंने बात बोला था ना कि असेंबल कर रहे हैं चीज़ों को ले लेके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ इतना ही रोल है कि उस चीज़ में हम आईओटी को ज़्यादा चीज़ें ले लेके और असेंबल करिए। लेकिन जो बेसिकली आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें तो हमने कोडिंग ही करा है, और उसमें ही हमने कमांड दी है कि अगर हमें ये इनपुट मिलता है तो इतने डिग्री पे आउटपुट आना चाहिए। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो बात करने वाला बेसिकली फीचर्स है, वो तो ओवरऑल पूरी पूरी कंप्यूटर साइंस पे ही है उसमें। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें 50% आईओटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कह लो, और 50% कंप्यूटर साइंस से है उसमें। ऐसा है। जो दूसरा वाला है वो पूरा पूरा 100% कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वो तो एकदम एल्गोरिदम ही बनाई गई है। नहीं मतलब आप ऐसा है कि एक ही साथ कह सकते हो काइंड ऑफ कि दो स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस ले रहे हाँ हैं। मतलब तो ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अब ये शायद स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम, शायद आई थिंक पिछले ही साल से हुआ है कि आप एक साथ 2 ग्रेजुएशन कर सकते हो सेम लेवल की। जैसे अगर मैं सपोज मैं बीबीए कर रहा हूँ तो मैं बी से भी कर ही सकता हूँ साथ में।
शायद इस तरीके की कोई स्कीम लेके आई है जो नई शिक्षा नीति होगी शायद उसमें ऐड हाँ। की गई होगी, इस चीज को लेके आई है। तो मतलब आप गवर्नमेंट का ये- अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक कह सकते हैं, लाइक काफी हेल्प होगा और काफी ज्यादा इससे ना हमारे जो यंग यूथ है वो अपने स्किल में ग्रो करेंगे, और इसका इम्पैक्ट भी इंडिया के नॉन डायरेक्टली इकोनॉमिक पे आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्किल होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे हमारे, और ज़्यादा इम्पोर्ट होंगे फिर तो हाँ, ज्यादा नो डाउट export वो होंगे। एक इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे भी लेगा इनडायरेक्टली, धीरे धीरे उससे एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी कम इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हाँ, वो भी कम होगा। और गवर्नमेंट कर भी रही है अब, बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स भी बंद कर रहे हैं, तो अब हमारा जो ग्रोथ है और ज़्यादा फास्ट और होने वाला ज्यादा है। हाँ, अब ऐसा आ रहा है कि जो हमारे आने वाले टाइम में मतलब 2030 तक का जो हमारी अभी करंटली जो हमारी इंडिया की जीडीपी मतलब जीडीपी है, मतलब नेटवर्थ है, एक तरीके से वो 3 ट्रिलियन डॉलर की है। आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि ये मैक्स 15 क्रॉस कर जाएगी। ये बात है। शायद हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो जो मतलब जो स्टूडेंट है मतलब आज के टाइम के, तो उनके लिए कुछ एडवाइस आप बताना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए एडवाइस क्या दूं, मैं तो अभी खुद ही स्टूडेंट हूँ, और मतलब जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनके लिए कुछ एडवाइस। स्टूडेंट के लिए मैं मतलब यूथ है, जो आज का यूथ है स्पेशली एक उसके लिए। चीज कहना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में भी एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइक आपको लगेगा ना 2-3 बार कि आप बिल्कुल जीरो पे आ चुके हो, आप किसी सर्टेन लेवल पे हो और आप बिल्कुल जीरो पे आ चुके हो, ऐसा आपको लगेगा 2-3 बार, मैं मोर देन 2-3 टाइम्स भी लग सकता है। तो उस कंडीशन में ना आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक चीज़ होती है कि अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, चाहे वो चीज़ कितनी भी खराब होते जा रही है, लेकिन स्टिल अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं उस चीज़ को ठीक कर दूंगा, एट द एंड मैं ठीक कर दूंगा, और तो आप बिल्कुल ज़रूर आगे जाके उस चीज़ को ठीक कर सकते हो नहीं, कर लोगे। तो सबसे बेसिकली बात है कि लोगों का नहीं सुनना है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग डिमोटिवेट करेंगे कि थोड़ा सा भी लोग देखेंगे ना पॉइंट्स, अब तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो तू ये चीज़ कर ही नहीं सकता, तो और आप जीरो पे हो एट दैट पॉइंट, लेकिन लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना है और अपने अंदर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में मैं ही उस चीज़ को लेके गया था उतने ऊपर। हो सकता है किसी एक्टिविटी के कारण वो नीचे आई है, तो लेकिन मैं ही लेके गया था, तो आप दोबारा भी लेके जा सकते हो, और एक नए एक्सपीरियंस के साथ लेके जाओगे तो आप उससे भी ज़्यादा ग्रो करोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। सो ये थे मेरे योगेंद्र भारद्वाज भैया। इनसे मतलब मेरी लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इन्हीं से मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेता हूँ। और इस पॉडकास्ट से आपको भी काफी सारी चीज जानने को मिली होंगी, काफी सारी चीज सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो में।